नमस्ते, सलाम, प्रणाम, आदाब, जय जिनेंद्र। मैं प्रिय नीलेश जोड़िया द एमिनेंट शो का नया होस्ट आपका स्वागत करता हूँ। क्या कर रहा है? प्रैक्टिस? क्यों? होस्ट चेंज करना है ना? क्यों भाई? क्योंकि आज जो गेस्ट आने वाले हैं ना वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है और उनके सामने तेरी निकल जाएगी, तेरा तू तारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कर दूंगा। तू साइड। ठीक है, देखते चलो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब। मैं प्रिय नीलेश जो नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब। मैं महेश अर्जुन प्रसाद शुक्ल, दी एमिनेंट शो का होस्ट, आप सभी का दोस्त और मरने के बाद आप सभी का घोस्ट स्वागत करता हूं आज के हमारे एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। और जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं आज, उन्हें वैसे तो किसी पहचान की वे मोहताज नहीं है, मगर फिर भी उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, अगर सर आपकी इजाज़त हो तो। इरशाद। कि आवाज़ में वो अपने जाम रखते हैं, अंदाज में वो अपने शान रखते हैं। आवाज़ में वो अपने जाम रखते हैं, अंदाज में वो अपने शान रखते हैं। शब्दों से उनके लोगों के ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। शब्दों से लोगों के ज़िंदगी में वो रंग भर जाते हैं और उन्हीं की रचनाओं को लोग रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। खाने में शायद मुझे पता नहीं मगर उन्हें पसंद होगी कुछ कढ़ी चावल या राजमा चावल, और लेकिन स्टेज पे ये करते हैं काफ़ी धमाल। तो वेलकम टू द शो मिस्टर दिलीप रावल। थैंक यू महेश। थैंक यू सर, थैंक यू कि आप आए, अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू, आपने बुलाया। वेलकम सर। आज हम सर से जानेंगे कि वो कैसे एक अज्ञात से विख्यात और विख्यात से प्रख्यात बने। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई सर आपकी एज अ एक्टर, राइटर, डायरेक्टर? महेश, बहुत लंबी जर्नी है। यू कैन से कॉलेज तो बहुत बाद में आई। स्कूल डेज से मैं आई स्टार्टेड माई करियर नॉट फ्रॉम थिएटर। एक्चुअली मेरी शुरुआत टीवी से हुई। मतलब बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, मगर तभी एक संता कुकड़ी नाम का एक कार्यक्रम आया करता था। ओके। तो हमारे स्कूल के जो टीचर थे वो हम लोगों को ले गए। ऑडिशन वर्ड तो था नहीं, मगर सबके पास कुछ कुछ कविताएं बुलवाई, और वो संता कुकड़ी बच्चों का एक आधे घंटे का कार्यक्रम दूरदर्शन पे आता था। आई वॉज इन यू कैन से 6th और 7th स्टैंडर्ड, 6ठी या 7वीं कक्षा में था। और वहाँ संता कुकड़ी में जाके मैंने कार्यक्रम दिया, कंपेयरिंग किया, सॉर्ट ऑफ कंपेयरिंग। कुछ कविताएं मैंने पढ़ी, मेरी उम्र के सब मेरी स्कूल के बच्चे थे, तो शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद मेरे संगीत टीचर को, मेरे स्कूल के बाकी लोगों को ये लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है और मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बुलंद है। तो रेडियो पे तभी कुछ कार्यक्रम बच्चों के आते थे। तो रेडियो में अकबर बिरबल नाम के प्लेस की एक सीरीज़ चलती थी, तो उसमें बतौर बिरबल मैंने कुछ 5-6 प्लेस किए एज अ वॉइस आर्टिस्ट। तो माध्यम अगर गिना जाए तो रेडियो और टीवी से मेरी शुरुआत हुई। और फिर मैंने चिल्ड्रंस प्ले किए। तभी चिल्ड्रंस प्ले गुजराती में बहुत हुआ करते थे। बाकायदा लोग टिकटें खरीद के आते थे, और वैकेशन पीरियड में स्कूल में बच्चों को उसमें डिस्काउंट दिए जाते थे ताकि लोग आएँ और देखें। फिर एक अरसा ऐसा आता है ना कि आप न बच्चे रहते हो ना बड़े हो जाते हो। राइट। 8th स्टैंडर्ड 9th थोड़ी थोड़ी मूंछें आने लगती है। टीनेज भी नहीं, हाँ मतलब वही कह सकते हैं। फिर कॉलेज में आने के बाद तब तक थोड़ा सा वो कीड़ा लग चुका था एक्टिंग का। तो एसएससी में मेरे 80% थे, और मेरे घर में मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, तभी डॉक्टरी पढ़ रहे थे वो। और मेरे पापा कर्मकांडी ब्राह्मण थे। घर में थोड़ा संस्कृत का माहौल था, श्लोक गाए जाते थे, हारमोनियम लेके पापा बैठते थे, हम सब गाते थे। तो इन शॉर्ट वो माहौल घर में था ही शुरू से। मगर उन सब की इच्छा थी घर वालों की कि मैं भी साइंस लूँ और मैं भी डॉक्टर बनूँ, जो मेरी कतई इच्छा नहीं थी। अंदर कहीं पे ये था कि एक्टर बनना है या ये फील्ड में जाना है, ऐसा 8th और 9th स्टैंडर्ड से पता चल गया था। तो 80% के साथ तभी मैं कॉमर्स में भी लेता तो मुझे HR कॉलेज, जो बड़ी बड़ी कॉलेज टाउन की मानी जाती है, जय हिंद कॉलेज,
सिडनम कॉलेज, सिडनम में मुझे रेड कारपेट लेवल पे एडमिशन मिल जाता। वाह। बट मैंने लाला लाजपत राय कॉलेज के बारे में मैंने बहुत सुना था, जो मेरे घर के नज़दीक थी। मैं महालक्ष्मी मंदिर के पास रहता था, जहाँ से हाजी अली के पास लाला लाजपत राय कॉलेज वॉकेबल था। मुझे ये पता था कि वहाँ से इंटर कॉलेजेट ड्रामा कॉम्पिटिशन्स बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, और तभी 60% में वहाँ पे लोग एडमिशन लेते थे। मतलब 70-80% वाला बंदा लाला में कभी जाएगा ही नहीं, ये था। और मैं चुपचाप गया लाला में, मेरा सर्टिफिकेट दिया, मैंने फॉर्म भरा, पैसे वैसे लेकर गया था, और मैंने पापा की सिग्नेचर भी मैंने कर दी, और मैंने लाला लाजपत राय में एडमिशन ले लिया। तो ये घर पे बताया था? घर पे आके मैंने बॉम्ब फोड़ा। ओके। तो घर पे मतलब बवाल हो गया, लाला लाजपत राय 80%। अगर कॉमर्स ही लेना था यू वुड हैव गॉन टू सिडनम है ये वो। मगर मुझे पता था वो सारी हाई फाई कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये सब नहीं होने वाला है जो मुझे चाहिए था। आई टुक एडमिशन इन, दे एक्सेप्टेड, इट्स ओके। बहुत बड़ा इतना घर में माहौल ऐसा था कि चलो ठीक है, ले लिया। घर से नज़दीक भी है, चाल तो आओ से गुजरातियों का थोड़ा ये सब होता है ना, तो फिर ले लिया एडमिशन। और फिर मैंने इंटर कॉलेजेट प्लेस बहुत बड़ी मात्रा में किए। तभी अंशुमाली रूपारेल हमारी कॉलेज से बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके प्लेज में 40-40, 50-50 के मॉब हुआ करते थे। तो कभी मॉब में भाला लेके खड़े हो गए, कभी कौओं के प्ले आ गए, तो क्या 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 करके कौआ बन गया, ऐसा सब चल रहा था। 11-12 तक ये किया। मैंने कहा यार ये तो अपना ये नहीं करना मेरे को। तो फिर मैंने मोनो एक्टिंग लिखना शुरू किया। वो मोनो एक्टिंग में वो टच नहीं करते थे, बहुत बड़ी सीनियर अभी भी मिलते हैं तो बड़े दोस्ताना तौर पे मिलते हैं। तो मैंने इंटर कॉलेजेट मोनो एक्टिंग में अपनी ही स्क्रिप्ट लिख के गुजराती और हिंदी में परफॉर्म करना शुरू किया, और मेडल्स लाना शुरू कर दिया। आपने रिवॉल्यूशन लाया अपने ही कॉलेज में? मैंने खुद ही, कि मैं ये मॉब में नहीं करूँगा यार, मैं आई एम ए गुड एक्टर, ये मुझे पता था। तो मैंने खुद ही अपने ही लिए मैंने लिखना शुरू किया। वहाँ से मेरे अंदर का राइटर शुरू हुआ कि मतलब मोनो एक्टिंग मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँ ये भी पता नहीं था। तो मैंने मोनो एक्टिंग लिखी, मेरे खुद की एकोक्ति जिसे मोनोलॉग्स बोलते हैं, और इनाम ढेरों जीते हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अंशुमाली जी हमारे सर वो लाला लाजपत राय छोड़ के मिठी बाई चले गए बतौर डायरेक्टर। तो वहाँ पे एक वैक्यूम आ गया, और तब तक मैं FY BCom में आ गया था। और प्रिंसिपल शिरट्टी जी थे, उनको पता था दिलीप रावल गुजराती, और गुजराती साहित्य मंडल वगैरह जो होता है ना, उसका मैं सेक्रेटरी भी था, चेयरमैन भी था। उर्दू लिटरेचर एसोसिएशन का मैं चेयरमैन था। ये सारी एक्टिविटीज़ मेरी बहुत चल। मैं कॉलेज कम अटेंड करता था, मैं कैंटीन में और स्टाफ रूम में ज़्यादा रहता था, मगर वो लोग एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि लाला लाजपत राय कॉलेज ऐसी कॉलेज है जिसमें से बहुत सारे लोग निकले हैं, और वो बहुत सपोर्ट करती है इन सब मामलों में। अटेंडेंस मिल जाती थी। वाह। तो वो वैक्यूम आया, तो मुझे प्रिंसिपल ने बोला अभी इंटर कॉलेजेट में क्या करेंगे, अभी अंशुमाली जी तो है। मैं करूँगा सर, मैं करूँगा। और फिर मैंने 1 एक प्ले लिखा, मैंने डायरेक्ट किया, मैंने रोल भी किया, मैंने सब किया, ताम झाम किया। और यूथ फेस्टिवल के लिए सबसे पहला प्ले मैंने जो लिखा और मैंने डायरेक्ट किया, वो सुपर फ्लॉप रहा वो, क्योंकि कुछ आता जाता था नहीं। बट जो जजेस थे, वर्षा अड़ाल जी थी और प्रताप ओझा थे, दर्शन झरीवाला के पापा, उन्होंने एंड में बोला कि एक नाटक ऐसा था जो बहुत बुरी तरह से डायरेक्ट किया गया था, परफॉर्म किया गया था, मगर वो लिखा गया था बहुत अच्छी तरह से। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि वरना वो मेरा पहली और आखिरी जर्नी होती। नहीं आज चलो अपने अंदर एक राइटर तो है, आई नीड अ गुड डायरेक्टर। फिर मेहुल बूच करके एक बहुत अच्छे हमारे नामी एक्टर हैं, ही अप्रोच मी कि तेरा ये नाटक अपने को भवंस कॉलेज में जो कंपटीशन होती है कॉपपुर की, उसमें करना है। तो मैंने कहा करो, आप डायरेक्ट करो, मैं आपको नए तरीके से लिख के भी दूंगा ये नाटक, बट वो होगा तो लाला लाजपत राय कॉलेज से ही। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर तो मैंने ही मेरे नाटक डायरेक्ट करना शुरू किया। लगभग 26 1 एक प्लेज लिखे मैंने, डायरेक्ट किए, ढेरों इनाम जीते, बेस्ट राइटर के बहुत सारे कंसेक्यूटिव 4-5 साल तक मुझे इनाम मिलते रहे। फिर मैं कॉलेज छूट गई और फिर मैंने कमर्शियल नाटक लिखने शुरू किए। 96 में एक नाटक लिखा जेवा सते तेवा योगेश संघवी के लिए, उसमें रोल भी किया। वो नाटक पहला ही नाटक था जो अमेरिका भी गया, और उसके बाद मेरी जर्नी चालू हो गई। ये गुजराती थिएटर इंडस्ट्री का पहला नाटक था जो USA गया था कि नहीं, उसके पहले ढेरों नाटक गए थे, मगर ये सवाल बड़ा अच्छा है। ये पहला ऐसा नाटक था जो यहाँ पे फ्लॉप था, उसके बावजूद अमेरिका गया था। आमतौर पे ऐसा होता है
कि बॉम्बे में, इंडिया में नाटक सुपर हिट हो तो ही वो नाटक अमेरिका जाता है, मगर ये नाटक यहाँ पे 25 शो तक ही चला था। और दीपक आनंद जी यानी कल्याण जी आनंद जी बहुत नामी जो डायरेक्टर हैं, उनके बेटे दीपक आनंद जी को ये नाटक बहुत अच्छा लगा था और वो नाटक स्ट्रेट टू अमेरिका गया। उसके बाद तो फिर मेरी जर्नी चलती गई, मैं लिखता भी गया, कमर्शियल बहुत सारे 25-26 से ज़्यादा नाटक लिखे हैं, बहुत सारे प्लेज में रोल किए हैं, एंड दैट्स ऑल। इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। अब आगे का सवाल। ओके, आगे ऐसा था, अभी आपने बोला कि आपने कंपेयरिंग भी की, होस्टिंग, एंकरिंग, तो मुझे याद है कि एक दफ़े जब हम मिले थे तो कुछ बातों में आपने मुझे एक्सप्लेन किया था कि होस्टिंग इज़ डिफरेंट देन एंकरिंग एंड कंपेयरिंग, तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम? होस्टिंग, कंपेयरिंग, एंकरिंग। कंपेयरिंग मतलब क्या होता है, जैसे अपने यहाँ अगर हिंदी में हम बताएं तो एक संचालक होता है, सूत्र संचालक जिसे बोलते हैं, नरेशन का संचालक यानी पूरे कार्यक्रम का जो संचालन संभालता है, चाहे वो संगीत का कार्यक्रम हो, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, चाहे डांस का कार्यक्रम हो। दर्शक और वो जो आइटम आपके सामने पेश होने वाली है उसके बीच की जो कड़ी होती है वो संचालक होता है। और अब हम आपको लेके चलते हैं, जावेद अख्तर जी को सुनाते हैं या गुलजार साहब को सुनाते हैं जिन्होंने इतने अच्छी गाने लिखे हैं। और गुलजार जी आपके सामने आएंगे और दिन सलीके से उगा, रात ठिकाने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज़ ज़माने से रही, ऐसे बेहतरीन शेर देने वाले गुलजार साहब आपके सामने पेश खिदमत है। गुलजार जी पधारी। ये हो गया संचालन। ओके। मगर कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, उद्घोषणा करते हैं कि अब आपके सामने आएंगे फलां, अब आपके सामने आएंगे ढिकना, 4 नंबर की गाड़ी 3 नंबर के बजाय 2 नंबर से जाएगी, ये होती है उद्घोषणा। ये संचालन नहीं होता है, तो उसे उद्घोषणा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड। तो ये फ़र्क है दोनों। ओके। कई बार उद्घोषणा आप बैक स्टेज से भी कर सकते हो, मगर संचालन, सूत्र संचालन, एंकरिंग, आपको स्टेज पे आना पड़ता है, आपको लोगों को अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। ओके। एक कड़ी होती है और संचालक अपने आप में एक आइटम नहीं बनना चाहिए। अच्छा। वो सेतु है, यानी कि ब्रिज है, उसको आना है और सामने वाले को, ऑडियंस को तैयार करना है कि अब आप क्या देखने वाले हैं और उसको निकल जाना है, दैट्स ऑल। एक किस्सा मुझे आपके और मेरे किसी एक करीबी ने बताया था कि एक इवेंट के दौरान आपकी होस्टिंग शुरू हो चुकी थी, बट स्टिल ऑडियंसेस जो थे वो आए जा रहे थे। हाँ, वो हमेशा होता है। तो ऑफ कोर्स बुरा लगता होगा कि मतलब बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता होगा ऑडियंस के आने जाने से, तो उसे आप कैसे हैंडल करते? लाइक मैंने सुना है कि आप प्यार भरे शब्दों से मीठे बांट चलाते हैं। हाँ, तो ये कला एक्चुअली तो मन में तो बहुत गुस्सा होता है मगर वो गुस्सा हम जता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ऑडियंस का मान रखना होता है। सालों से हमें ये सिखाया गया है कि ऑडियंस अपना देव है, वो है तो हम हैं, इसलिए आपको कभी भी उन्हें डिग्रेड नहीं करना है, नॉट बतौर एक्टर, ना इधर बतौर संचालक। आपको कोई चीज़ उनकी अच्छी नहीं भी लग रही है तो आपको बड़े प्यार से उन्हें हैंडल करना होता है, क्योंकि उनका मूड अगर ख़राब हो गया तो वो या तो उठ के चले जाएंगे या वो उठ के झंडा पकड़ लेंगे, तू कौन है, तू तेरा काम चालू रख, ऐसा बोल भी सकते हैं, तो आपका मुंह इतना हो जाएगा। और फिर अगर वो एक ने झंडा पकड़ लिया और बाकी 50 लोग उठ गए तो आपका शो ख़राब हो सकता है। सो आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली, नाइसली उस चीज़ को हैंडल करते हुए बाकी लोगों को भी मज़ा आए, इस तरह पूरे शो को हैंडल करना है, जिसमें इम्प्रोवाइजेशन की जो कला है, तुम भी एक्टर हो इसलिए तुम्हें पता है कि थिएटर में जो इम्प्रोवाइजेशन की कला हमें सिखाई जाती है कि स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिख के दिया है, डायरेक्टर ने जो हमें बताया है, सिखाया है, उसके बावजूद कई बार हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं, हमें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। कोई आर्टिस्ट अगर लेट एंट्री कर रहा है, कोई चीज़ आपकी एक प्रॉप वहाँ पर नहीं पड़ी है, भूल गया है बैकस्टेज वाला रखना, तो हमें इम्प्रोवाइज़, अरे मेरा अखबार कहाँ गया, अरे अखबार कहाँ गया, शायद अंदर है, या आपने इम्प्रोवाइज़ कर दिया, राइट, और आप अंदर से अखबार ले आए। तो यही इम्प्रोवाइजेशन की कला आपको वहाँ पे काम करती है। तो मतलब मेरे अंदर का संचालक जो है उसे मेरे अंदर का राइटर और मेरे अंदर का एक्टर बहुत हेल्प करता है। सेम वे मेरे अंदर का जो एक्टर है उसे मेरे अंदर का राइटर और मेरे अंदर का संचालक हेल्प करता है। कई बार बतौर एक्टर जैसे फोर्थ वॉल हम कभी ब्रेक नहीं करते, राइट, मगर संचालक का तो काम ही है फोर्थ वॉल ब्रेक करना, वो डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है। तो कई बार थिएटर में एक्ट करते वक्त भी फोर्थ वॉल ब्रेक करनी पड़ती है, जो कि नहीं करनी चाहिए आमतौर पे, मगर वो करनी पड़ती है। तो तब आपके अंदर का ये जो एंकर है मेरे अंदर का, वो मुझे हेल्प करता है। ओके। महेश,
जैसे थोड़ा सा एडवांस में तुमने मुझे सवाल पूछे थे और ड्यूरेशन तुमने बताया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बातें और इस मुलाकात का जो दौर था वो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसे एक एपिसोड में तुम कैसे सब एडजस्ट कर पाओगे? बहुत सारा काट दोगे ना तुम? क्या नहीं करोगे? सर, काटेंगे नहीं, आपके लिए एक और एपिसोड एडिट करेंगे हम। मेरे लिए? ऑफ कोर्स, अच्छा, मतलब दर्शकों को दिलीप रावल और एक बार देखने मिलेगा? डेफिनेटली तो सर। मतलब इस एपिसोड के बाद और एक एपिसोड का इंतजार आप लोग करोगे विथ मी एंड ऑफ कोर्स विद महेश शुक्ला। और अगले एपिसोड में सर एक पोएम भी बोलने वाले हैं जो आपको सुनने मिलेगी।